आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली और सच कहूं तो थोड़े मुश्किल विचार पर बात करने वाले हैं कि कोई भी अपने व्यक्तिगत जीवन में एक जबरदस्त वापसी कैसे कर सकता है। हमारे पास द वॉरियर माइंडसेट रिक्लेमिंग योर डेस्टिनी नाम के एक लेख के कुछ हिस्से हैं और आज की इस पड़ताल का मिशन है इसकी परतों को खोलकर उस मनोवैज्ञानिक, उस आध्यात्मिक बदलाव को समझना जो इस तरह के एक बड़े परिवर्तन के लिए जरूरी है। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये लेख कोई हल्की फुल्की प्रेरणा देने वाली बात नहीं कर रहा है। हाँ, ये बस सकारात्मक सोचों से तो बहुत आगे की बात है। बिल्कुल। इसका तर्क है कि असली वापसी कोई बाहरी घटना नहीं है, जैसे जैसे कोई नई नौकरी मिल गई या वजन कम हो गया। नहीं, ये एक गहरा, एक आंतरिक पुनर्जन्म है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हालात बदलेंगे तो मैं बदलूंगी, लेकिन ये स्रोत कह रहा है कि पहले आप अंदर से बदलिए, हालात अपने आप बदल जाएंगे। अच्छा। ये कुछ ऐसा है जैसे जैसे कार का इंजन ठीक किए बिना उसे बार बार बाहर से पेंट करते रहना। क्या बात है। असली बदलाव इंजन में होना है, पेंट में नहीं। इंजन और पेंट का उदाहरण, इसने तो शुरुआत में ही सब कुछ साफ कर दिया। हाँ, तो चलिए इस इंजन को समझने की शुरुआत करते हैं। लेख का पहला और शायद सबसे कठोर बिंदु है। असली जुझारूपन तब शुरू होता है जब बहाने बनाना बंद कर दिया जाता है। हाँ। और ये कहता है कि आपके पास एक क्यों होना चाहिए, एक ऐसा मकसद जो इतना शक्तिशाली हो कि वो किसी भी असफलता, किसी भी चुनौती का सामना कर सके। हाँ, और ये क्यों ये सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, जैसे कोई कहे मुझे अमीर बनना है। ये एक लक्ष्य है, एक क्यों नहीं। अच्छा, तो इसमें क्या फर्क है? स्रोत के अनुसार क्यों आपकी पहचान से जुड़ा होता है। ये वो वजह है जिसके लिए आप जीने और शायद मुश्किलों का सामना करने को भी तैयार हैं। अगर आप इतिहास में देखें तो जितने भी बड़े बदलाव हुए हैं उनके पीछे एक शक्तिशाली क्यों था। सही बात है। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए वो क्यों सिर्फ चुनाव जीतना नहीं था, वो आजादी का एक विचार था। ये क्यों एक लंगर की तरह है। जब जिंदगी का तूफान आता है, और वो तो आता ही है, तो यही लंगर आपको एक जगह थामे रखता है। इस लंगर के बिना इस लंगर के आपका संकल्प, आपकी हिम्मत, वो सब पहली बड़ी लहर में ही बह जाएगा। ये तो बहुत गहरी बात है। इसका अगर किसी का क्यों सिर्फ बाहरी चीजों से जुड़ा है, जैसे पैसा या शोहरत, तो वो शायद तूफान में टिक नहीं पाएगा। मुश्किल है। लेकिन अगर वो किसी गहरी चीज से जुड़ा है, जैसे परिवार का भविष्य या दुनिया में कोई बदलाव लाना, तो वो ज्यादा मजबूत होगा। तो ठीक है, मान लीजिए किसी ने अपना क्यों ढूंढ लिया, वो लंगर डाल दिया गया है, लेकिन सिर्फ लंगर होने से तूफान नहीं रुकता। और यहाँ पर लेख की दूसरी बड़ी बात आती है, जो मुझे बहुत बहुत चुनौतीपूर्ण लगती है। उस तूफान में टिके रहने के लिए जरूरी अनुशासन और दिमाग का पूरा रीसेट। बिल्कुल। और ये रीसेट शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत का तर्क है कि सोचने के वही पुराने तरीके, वो आदतें ही तो उन संघर्षों का कारण थी जिनसे व्यक्ति उभरना चाहता है। हाँ, उन्हीं तरीकों से हो। तो आप उन्हीं तरीकों से नई मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं? ये नामुमकिन है। इसीलिए एक रीसेट अनिवार्य है, ये कोई विकल्प नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं थोड़ा सा बदलूंगा। नहीं, आपको अपना मानसिक ऑपरेटिंग सिस्टम ही बदलना होगा। मुझे ये मानसिक रीसेट का विचार आकर्षक तो लगता है, लेकिन ये लगभग असंभव भी लगता है। मेरा मतलब है, कोई अपनी सालों की, दशकों की सोच को कैसे बदल सकता है? क्या लेख इस बारे में कोई व्यवहारिक सलाह देता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से करें? हाँ, और यही इस लेख की खासियत है। ये सिर्फ समस्या नहीं बताता, समाधान की तरफ भी इशारा करता है। लेख में रीसेट के लिए एक प्रक्रिया बताई गई है। पहचानो, चुनौती दो और बदलो। पहचानो, चुनौती दो और बदलो। ठीक है। मान लीजिए आपके मन में एक पुराना विचार आता है, मैं इस काम के लायक नहीं हूं। पहला कदम है उसे पहचानना। बस ये देखना कि हाँ, ये विचार मेरे मन में आया है। ओके, बस नोटिस करना। हाँ। दूसरा, उसे चुनौती देना। खुद से पूछना, ये सच है? इसका क्या सबूत है? क्या अतीत में मैंने कभी कोई मुश्किल काम नहीं किया? क्या ये सिर्फ एक डर है या सच्चाई? और तीसरा, उसे एक ज्यादा ताकतवर विचार से बदलना, जैसे ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं इसे करने का तरीका ढूंढ लूंगा, या मैं हर कोशिश के साथ बेहतर होता जाऊंगा। अरे वाह! ये एक, कह सकते हैं, एक मानसिक कसरत की तरह है। शुरू में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन रोज अभ्यास करने से आपका दिमाग नए रास्ते बनाने लगता है। वाह! तो ये किसी जादुई बटन को दबाने जैसा नहीं है,
बल्कि बल्कि जिम में जाकर रोजाना वजन उठाने जैसा है। बस ये जिम आपके दिमाग के अंदर है और इसी रीप्रोग्रामिंग का एक और हिस्सा है जो अतीत के साथ हमारे रिश्ते को बदल देता है। ये विचार कि हमारे संघर्ष असल में तैयारियां हैं, ये तो पूरी कहानी ही बदल देता है ना। मतलब जो चीज हमें शर्मिंदगी देती थी वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। ये कितना क्रांतिकारी विचार है ना? और ये सिर्फ एक अच्छा महसूस कराने वाली बात नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। जब हम अपने अतीत के संघर्षों को विफलता या त्रासदी के रूप में देखते हैं तो हम खुद को एक शिकार के रूप में देखते हैं। और एक शिकार के पास कोई शक्ति नहीं होती, वो बस परिस्थितियों का दास होता है। हाँ, बेचारा। लेकिन जिस पल आप कहते हैं नहीं, वो विफलता नहीं थी, वो एक ट्रेनिंग थी, उस मुश्किल ने मुझे कुछ सिखाया जो मुझे आज की लड़ाई के लिए तैयार कर रहा है, उसी पल आप शिकार से छात्र बन जाते हैं। आप अपनी कहानी के लेखक बन जाते हैं, सिर्फ एक पात्र नहीं। लेकिन ये कहना आसान है। जो लोग सच में बहुत बुरे दौर से गुजरे हैं, जैसे कोई बड़ी बीमारी या किसी अपने को खोना, उनके लिए ये सोचना मुश्किल नहीं होगा कि ये सिर्फ एक तैयारी थी। क्या ये उनके दर्द को कम आंकने जैसा नहीं है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील सवाल है और स्रोत इस बात पर बिल्कुल स्पष्ट है। इसका मतलब दर्द को नकारना या उसे छोटा समझना नहीं है। दर्द वास्तविक है और उसे सम्मान देना जरूरी है। बात दर्द को मिटाने की नहीं, बल्कि उस दर्द से अर्थ निकालने की है। दर्द से अर्थ निकालना? हाँ, समझिए, एक लोहार जब लोहे को आग की भट्टी में डालता है और हथौड़े से पीटता है तो लोहा दर्द महसूस नहीं करता, लेकिन अगर करता तो वो बहुत ज्यादा होता। पर वही आग और वही चोट उस बेढंगे लोहे को एक मजबूत तलवार में बदल देती है। ये दृष्टिकोण कहता है कि आपके दर्द ने आपको तोड़ा नहीं, उसने आपको गढ़ा है। ये उस दर्द को एक उद्देश्य देता है। एक उद्देश्य? ये कहने जैसा है, हाँ, मेरे साथ जो हुआ वो भयानक था, लेकिन मैं उसे अपनी कहानी का अंत नहीं, बल्कि अपनी ताकत की शुरुआत बनाऊंगा। दर्द को उद्देश्य देना, ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। ये तो अतीत को एक बोझ से एक हथियार में बदल देता है। और इसी मानसिकता को, इसी नए दृष्टिकोण को समझाने के लिए स्रोत एक बहुत शक्तिशाली रूपक का इस्तेमाल करता है, एक योद्धा की मानसिकता या वॉरियर माइंडसेट। जब हम योद्धा शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि इसका मतलब सिर्फ लड़ना या आक्रामक होना है। लेकिन लेख का जोर इस बात पर है कि योद्धा का सबसे बड़ा हथियार उसका ध्यान, उसका फोकस होता है। एकदम सही। सोचिए, एक युद्ध के मैदान में हजारों चीजें हो रही होती हैं। शोर है, धूल है, डर है, दर्द है। एक आम इंसान शायद घबरा जाएगा, उसका ध्यान 100 चीजों पर जाएगा। लेकिन एक प्रशिक्षित योद्धा इन सब चीजों को फिल्टर कर देता है। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर होता है। अच्छा। यही योद्धा मानसिकता है जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने की बात हो रही है। आपकी जिंदगी में भी हजारों ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, सोशल मीडिया, लोगों की राय, आपका अपना आत्मसंदेह। योद्धा मानसिकता का मतलब है इन सब शोर को बंद करके सिर्फ अपने क्यों, अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करना। त्रिय प्रतिभा या भाग्य के बारे में कम और अथक केंद्रित प्रयास के बारे में ज्यादा है। लेख का तर्क है कि सफलता स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली या भाग्यशाली लोगों के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए है जो अपनी परिस्थितियों से ज्यादा मेहनत करने को तैयार हैं। हाँ, ये जन्मजात प्रतिभा के मिथक को सीधी चुनौती है। योद्धा युद्ध के मैदान में ये नहीं सोचता कि क्या मैं जीत सकता हूँ या क्या सामने वाला मुझसे ज्यादा ताकतवर है। वो बस अपनी पूरी क्षमता, पूरे ध्यान के साथ तब तक लड़ता है जब तक मिशन पूरा ना हो जाए। मतलब भावनाओं से ऊपर उठकर। बिल्कुल, यही मानसिकता यहाँ लागू होती है। इसका मतलब है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपका पहला विचार ये नहीं होता कि आज मेरा मन नहीं है, बल्कि ये होता है कि आज मिशन के लिए क्या करना है। ये भावनाओं को आपके कार्यों पर हावी होने से रोकता है। आप अपने मन के मालिक बनते हैं, उसके गुलाम नहीं। तो हमने अपना क्यू ढूंढ लिया, अपने दिमाग को रीसेट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी, अतीत को एक तैयारी के रूप में देखना सीख लिया और एक योद्धा की तरह ध्यान केंद्रित करना भी शुरू कर दिया। इस सब का क्या मतलब है? इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? लेख का अंत एक बहुत ही स्पष्ट कार्यवाही के आह्वान के साथ होता है। और यही अंतिम निष्कर्ष है। ये सब सोचना, ये सब समझना व्यर्थ है अगर आप इसे अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं। लेख कहता है कि अब अपनी पहचान को पुनः प्राप्त करने का समय है, अपनी नियति का पीछा करने का समय है, और ये पीछा डर या अकेलेपन के बावजूद करना है। ये बावजूद शब्द, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
हाँ, इस पर थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं। डर या अकेलेपन के बावजूद ये स्वीकार करता है कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। बिल्कुल, स्रोत कोई सपनों की दुनिया नहीं बेच रहा है। ये इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करता है कि जब आप एक बड़ी वापसी की यात्रा पर निकलते हैं तो ये अक्सर एक अकेला सफर होता है। हो सकता है आपके दोस्त या परिवार आपको न समझे, हो सकता है कि पुरानी आदतें आपको वापस खींचें, आपको डर लगेगा कि कहीं आप फिर से असफल न हो जाए। लेकिन योद्धा मानसिकता कहती है कि डर का न होना बहादुरी नहीं है, बल्कि डर के होते हुए भी सही कदम उठाना असली बहादुरी है। यह इस बात को स्वीकार करता है कि शुरुआत में कोई तालियां बजाने वाला नहीं होगा, कोई आपका हौसला बढ़ाने नहीं आएगा। ये एक व्यक्तिगत लड़ाई है जिसे अक्सर अकेले ही लड़ना पड़ता है, लेकिन इसे करना ही होगा क्योंकि आपका क्यों किसी भी डर से, किसी भी अकेलेपन से ज्यादा बड़ा है। तो संक्षेप में आज हमने योद्धा मानसिकता के मूल विचारों की एक यात्रा की है। यह यात्रा बहानों को छोड़ने और एक गहरे क्यों को खोजने से शुरू होती है। फिर ये दिमाग को पूरी तरह से रीसेट करने यानी सोचने के तरीके को बदलने की ओर बढ़ती है। इसके बाद हम अतीत के जख्मों को तैयारी के पदक के रूप में देखना सीखते हैं और अंत में एक योद्धा के अटूट ध्यान के साथ डर और अकेलेपन की परवाह किए बिना कार्रवाई करते हैं। और इसका केंद्रीय सूत्र यही है कि वापसी कोई बाहरी घटना नहीं है, ये एक आंतरिक क्रांति है। ये परिस्थितियों के बदलने का इंतजार करना नहीं है, बल्कि ये खुद उन परिस्थितियों को बदलने का एक सचेत और जानबूझकर लिया गया निर्णय है। ये अपनी कहानी की कलम किसी और के हाथ में देने के बजाय उसे वापस छीनकर खुद अपनी कहानी लिखने का फैसला है। स्रोत एक ऐसे क्यों की बात करता है जो किसी भी असफलता का सामना करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो। यह हमें विचार करने के लिए एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। यदि पिछले सारे संघर्ष और सारी असफलताएं वास्तव में तैयारी थीं, तो वे किसी को किस महान भविष्य के लिए तैयार कर रही होंगी? और क्या वर्तमान का क्यों उस यात्रा को पूरा करने की शक्ति रखता है?